नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कुछ हालिया पिछले हफ्ते के स्रोतों से निकली कुछ बहुत ही रोचक जानकारियों और विचारों को खंगालेंगे। आज का ये विश्लेषण ये 14 सितंबर 2025 की साप्ताहिक समीक्षा पर आधारित है। हम विज्ञान की गहराइयों में जाएंगे, इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे, वैश्विक मंच पर क्या चल रहा है वो देखेंगे, और हाँ, कुछ अनोखी कहानियां भी हैं। तो हमारा आज का लक्ष्य क्या है? देखिए, इन अलग अलग स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो हमें बेहतर जानकारी दें, समझने में आसान हो और शायद कुछ सोचने पर भी मजबूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। शुरुआत करते हैं एक हाल की खगोलीय घटना से जिसने मुझे लगता है सबका ध्यान खींचा। ब्लड मून, वो जो रक्त चंद्रमा दिखा था ना पिछले रविवार देर रात, चंद्र ग्रहण लगा था ना, और चांद एकदम तांबे जैसा लाल हो गया था। नज़ारा तो खैर अद्भुत था, पर सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। चांद अचानक लाल क्यों हो गया? हाँ, वो वाकई एक दिलचस्प नज़ारा था। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना थी। ऐसा तब होता है जब आप जानते हैं सूरज, पृथ्वी और चांद लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी बीच में आ जाती है और वो सूरज की सीधी रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक देती है। अब पृथ्वी की जो छाया चांद पर पड़ती है ना, उसके दरअसल दो हिस्से होते हैं। एक तो बिल्कुल गहरी बीच वाली छाया जिसे अम्ब्रा कहते हैं, और एक उसके चारों ओर हल्की बाहरी छाया होती है, वो है पेनम्ब्रा। तो जब चांद पूरी तरह से अम्ब्रा वाले यानी उस गहरी छाया वाले हिस्से में चला जाता है, तब हम कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ है। अच्छा, ये तो हुई ग्रहण की बात, कैसे होता है। पर वो रंग, वो लाल रंग कहाँ से आया? सूरज की रोशनी तो सफेद या पीली सी होती है, ये गहरा लाल रंग, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। इसका राज छुपा है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में, और एक वैज्ञानिक सिद्धांत है रेले स्कैटरिंग। सुना होगा शायद आपने। हाँ हाँ, सुना है, रेले स्कैटरिंग। तो देखिए, सूरज की जो सफेद रोशनी है वो असल में कई रंगों का मिश्रण है। वो विबग्योर वाले 7 रंग। जब ये रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसती है तो हवा में जो छोटे छोटे कण है ना, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अणु, उनसे टकराकर बिखर जाती है, फैल जाती है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सारे रंग एक जैसे नहीं बिखरते हैं। जिन रंगों की वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, जैसे नीला, बैंगनी, वो बहुत ज्यादा बिखरते हैं, और जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जैसे लाल, नारंगी, वो कम बिखरते हैं, वो ज्यादा सीधे चले जाते हैं। अच्छा। तो क्या इसीलिए आसमान नीला दिखता है? हाँ, क्योंकि नीली रोशनी हवा में सबसे ज्यादा फैल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। नीला रंग हवा के कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए हमें पूरा आसमान नीला नजर आता है, और हमारी आंखें भी नीले रंग के प्रति थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती हैं बैंगनी के मुकाबले। दूसरी तरफ लाल रंग है, वो कम बिखरता है, इसलिए वो ज्यादा दूरी तक बिना धुंधलाए पहुंच सकता है। इसी गुण के कारण तो हम ट्रैफिक सिग्नल में खतरे के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूर से भी साफ दिखे, है ना? हाँ हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो फिर चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है? पृथ्वी बीच में है, रोशनी रोक रही है, फिर भी लाल रंग चांद तक पहुंच जाता है, कैसे? यही तो पृथ्वी का वायुमंडल अपना जादू दिखाता है। देखिए, पृथ्वी सूरज की सीधी रोशनी तो रोक लेती है, ठीक है, लेकिन कुछ रोशनी वायुमंडल के किनारों से होकर गुजरती है, टेढ़ी होकर। जब ये रोशनी वायुमंडल की मोटी परत से गुजरती है तो रेले स्कैटरिंग फिर से काम करती है। नीला और बैंगनी रंग तो ज्यादातर बिखर जाता है, हट जाता है रास्ते से, लेकिन लंबी वेवलेंथ वाला लाल रंग वो कम बिखरता है और वायुमंडलों से हल्का सा मोड़ देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। और ये मुड़ी हुई लाल रोशनी पृथ्वी की छाया यानी अम्बरा वाले हिस्से में पहुंच जाती है, जहां चांद होता है। अरे वाह! तो पृथ्वी का वायुमंडल एक तरह से फिल्टर भी है और लेंस भी। नीले रंग को हटा दिया और बचे हुए लाल रंग को चांद पर फोकस कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरह से यही होता है। वायुमंडल लाल रंग की रोशनी को फिल्टर करके उसे चांद की सतह पर बिखेर देता है, जो उस समय पृथ्वी की गहरी छाया में बेचारी छुपी होती है। इसीलिए हमें चांद उस वक्त लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है। ये ठीक वैसा ही सिद्धांत है जैसा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। हाँ, उस वक्त भी तो आसमान लाल नारंगी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उन समयों पर सूरज क्षितिज के पास होता है ना, तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है।
नतीजा, नीला रंग ज्यादा बिखर जाता है और हम तक पहुंचती है लाल, नारंगी या पीली रोशनी। तो ब्लड मून का राज भी यही है, हमारा वायुमंडल। कमाल है, मतलब भौतिकी के नियम कैसे हमें इतने अद्भुत नज़ारे दिखाते हैं। हम्म अच्छा, तो जैसे भौतिकी हमारे आसमान का रंग बदल सकती है, हम्म वैसे ही सामाजिक विचार भी समाज की पुरानी धारणाओं को बदल सकते हैं। है ना? हम्म चलिए अब इतिहास में चलते हैं। एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं जिसे हाल ही में 100 साल पूरे हुए हैं, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हाँ, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन रहा है भारत के इतिहास में। इसकी शुरुआत हुई थी 1925 में और इसे शुरू किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने, जिन्हें लोग बहुत सम्मान से पेरियार बुलाते हैं। इस आंदोलन के पीछे उनके अपने कुछ कटु अनुभव भी थे, ऐसा कहा जाता है। एक किस्सा मशहूर है कि काशी मतलब वाराणसी में उन्हें अपनी जाति के कारण बहुत भेदभाव झेलना पड़ा था। ओह, हाँ, और इन अनुभवों ने उन्हें उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। वो काफी हद तक नास्तिकता की ओर भी बढ़े थे। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब वो क्या बदलना चाहते थे? देखिए, इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो था जाति व्यवस्था की जकड़न को तोड़ना, खासतौर पर जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था समाज में, उसको चुनौती देना। ये आंदोलन तर्क मतलब रैशनैलिटी, समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देता था। पेरियार ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों की जड़ें कहीं न कहीं धर्म और जाति में ही है। वो ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान समाज सुधारकों से भी बहुत प्रभावित थे। हाँ, वो भी तो जाति विरोधी संघर्ष के बड़े नाम हैं। बिल्कुल। तो इस आंदोलन ने क्या कुछ ठोस कदम उठाए या किन बातों पर खास जोर दिया? हाँ, इसके कई अनूठे पहलू थे। एक तो था आत्मसम्मान विवाह। आत्मसम्मान विवाह? ये क्या था? इसमें किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती थी, न कोई धार्मिक रस्में, न मंत्र। ये विवाह पूरी तरह से समानता और लड़का लड़की की आपसी सहमति पर आधारित होते थे। बहुत क्रांतिकारी बात थी उस समय। वाकई? कुरीतियों का जबरदस्त विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, अन्नया मीनम्बल, वीरमल जैसी कई महिला नेताओं ने भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। वो न सिर्फ जातिगत भेदभाव बल्कि लैंगिक असमानता के खिलाफ भी लड़ रही थीं। आंदोलन का मूल मंत्र ही यही था, इंसान को अपना सम्मान खुद करना चाहिए, उसे किसी जाति या ईश्वर की मोहर की जरूरत नहीं है। अपना सम्मान स्वयं करो। हाँ, और इसका असर बहुत गहरा और दूर तक गया। इसने तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में जो गैर ब्राह्मण समुदाय थे, उनमें एक नई चेतना जगाई, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और राजनीतिक जागरूकता पैदा की। इसी आंदोलन की नींव पर तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का उदय हुआ, जो आज भी वहां बहुत प्रभावशाली है। हाँ, वो तो है। ये राजनीति मोटे तौर पर गैर ब्राह्मण पहचान, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय स्वायत्ता की बात करती है। इस आंदोलन ने राज्य की भूमिका पर भी सोच बदली। एक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को मजबूती दी कि सरकार की जिम्मेदारी है पिछड़े और वंचित वर्गों का ध्यान रखना। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इसकी प्रासंगिकता आज भी है। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आपने बताया था कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ने भी 2025 की प्रीलिम्स में पेरियार पर सवाल पूछा था। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये आंदोलन और पेरियार के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। सामाजिक परिवर्तन और तर्कवादी विचारों को समझने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी है। सही बात है। चलिए अब इतिहास से निकलकर वर्तमान की वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति के एक थोड़े उलझे हुए मामले पर आते हैं। खबर यह है कि भारत जो है वो यूरोप को काफी मात्रा में डीजल बेच रहा है, निर्यात कर रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है, वो ये कि ये डीजल अक्सर उस कच्चे तेल से बनाया जा रहा है जिसे भारत ने रूस से, वो भी डिस्काउंट पर खरीदा है। ये स्थिति थोड़ी अजीब है ना? मतलब यूरोप एक तरफ तो रूसी ऊर्जा का विरोध कर रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से वही ऊर्जा भारत के रास्ते खरीद रहा है। हाँ, ये मौजूदा भू राजनीतिक हालात का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा विडंबनापूर्ण पहलू है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। ये सब शुरू हुआ यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद। पश्चिमी देशों ने, जिसमें यूरोपीय संघ और G7 देश शामिल हैं, रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हाँ, लगाए थे। और इन प्रतिबंधों का एक बड़ा निशाना थी रूसी ऊर्जा, खासकर तेल और गैस।
यूरोप जो पहले रूसी डीजल पर काफी निर्भर था, उसने सीधे आयात पर रोक लगा दी। अब रूस को अपना तेल बेचने के लिए नए बाजार चाहिए थे, तो उसने भारत जैसे देशों को भारी छूट पर कच्चा तेल देना शुरू कर दिया। और भारत ने ले लिया। हाँ, भारत की अपनी ऊर्जा ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा हैं ही, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया गया। रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल आयात किया गया। फिर भारत की जो रिफाइनरियां हैं, निजी और सरकारी दोनों, उन्होंने इस कच्चे तेल को साफ किया, डीजल, पेट्रोल वगैरह बनाया। और फिर इन तैयार प्रोडक्ट्स को यूरोप को ही बेच दिया। गजब। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। यूरोप में रूसी डीजल की कमी हो गई थी, जाहिर है, तो भारतीय रिफाइनरियों का ये डीजल उनके लिए एक विकल्प बन गया। हालांकि ये उत्पाद तकनीकी रूप से तो भारतीय थे, पर उनका मूल स्रोत तो रूसी कच्चा तेल ही था। तो ये एक तरह की लॉन्ड्रिंग हो गई। कुछ लोग इसे यही कह रहे हैं, मतलब रूट बदलना। अमेरिका और G7 देशों ने इस पर चिंता भी जताई थी। भारत पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश भी हुई कि रूसी तेल न खरीदें। आपको याद होगा, ट्रंप के समय में टैरिफ की बातें भी हुई थीं। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है? ताज़ा खबर क्या है? क्या यूरोप अब ये पिछला दरवाजा भी बंद कर रहा है? मैंने सुना जनवरी 2026 से कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, हाल की रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। यूरोपीय संघ ने फैसला किया है कि जनवरी 2026 से वो ऐसे भारतीय रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बंद कर देगा जिनके बारे में पता हो कि वो रूसी कच्चे तेल से बने हैं। ओह, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। इसका फौरी असर ये हो सकता है कि यूरोप 2025 के जो बचे हुए महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें शायद इन भारतीय उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा करने की कोशिश करे, ताकि जनवरी 2026 के बाद दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? हमारी रिफाइनरियां जो इस व्यापार से अच्छा कमा रही थी। निश्चित रूप से भारतीय रिफाइनरों और निर्यातकों के लिए ये चिंता की बात तो है। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि इस फैसले को लागू कैसे किया जाएगा। क्या ये पता लगाना मुमकिन होगा कि कौन सा तेल रूसी है, कौन सा नहीं? ट्रेसेबिलिटी का मसला है। हाँ, ये मुश्किल लगता है। क्या भारतीय रिफाइनरियां गैर रूसी तेल से बने उत्पादों को अलग से सर्टिफाई करेंगी? वैश्विक तेल बाजार इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? ये सब सवाल है। लेकिन हाँ, इसने भारत यूरोप ऊर्जा व्यापार में एक नई अनिश्चितता जरूर पैदा कर दी है। मतलब वैश्विक राजनीति कितनी पेचीदा है। बिल्कुल, यूरोप एक तरह से उन्हीं प्रतिबंधों को बाईपास कर रहा था जो उसने खुद लगाए थे, और भारत इसमें एक अहम कड़ी बन गया था जो अब शायद बदल जाए। ये तो हुई वैश्विक व्यापार की उलझनों की बात, लेकिन कभी-कभी अर्थव्यवस्था और संस्कृति का संगम हमें प्रकृति के अनोखे चक्रों में भी देखने को मिलता है। और इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है हिल्सा मछली, इलिश। खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका जो सांस्कृतिक और खाने पीने में महत्व है, वो तो कमाल का है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम तो इसकी मांग आसमान छू लेती है ना। अरे बिल्कुल, हिल्सा या इलिश जैसा बंगाली में कहते हैं, वो सिर्फ एक मछली नहीं, वो एक इमोशन है वहाँ। ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली भी है। अच्छा, राष्ट्रीय मछली। हाँ, और बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। इस साल भी दुर्गा पूजा को देखते हुए बांग्लादेश से भारत में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, करीब 1200 टन हिल्सा भेजने की उम्मीद है। ये मछली मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है और उससे जुड़ने वाली नदियों में, जैसे भारत में गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, यहाँ तक कि नर्मदा के मुहाने तक। ये म्यांमार की इरावदी नदी, पाकिस्तान की सिंधु नदी और फारस की खाड़ी में भी पाई जाती है। लेकिन सिर्फ स्वाद और संस्कृति ही नहीं, इस मछली की एक और बहुत खास बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसका जीवन चक्र, इसका प्रवास। आपने बताया था कि ये एनाड्रोमस प्रवास करती है। ये क्या होता है? ये शब्द ही बड़ा अनोखा है। एनाड्रोमस, हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट और दिलचस्प लाइफ स्ट्रैटेजी है। एनाड्रोमस शब्द ग्रीक से आया है। एना मतलब ऊपर और ड्रोमोस मतलब दौड़ना। इसका मतलब है कि ये मछलियां अपना ज्यादातर वयस्क जीवन खारे पानी यानी समुद्र में बिताती हैं, लेकिन जब उन्हें प्रजनन करना होता है, अंडे देने होते हैं, तो वो मीठे पानी के स्रोतों यानी नदियों की ओर जाती हैं, प्रवास करती हैं, अक्सर उसी नदी में जहां उनका खुद का जन्म हुआ था।
वो नदी के बहाव के खिलाफ तैरकर ऊपर की ओर जाती हैं। अच्छा, तो बच्चे नदियों में पैदा होते हैं, समुद्र में नहीं? हाँ, अंडे नदियों में दिए जाते हैं, बच्चे वहीं निकलते हैं और अपना शुरुआती जीवन नदी के मीठे पानी में बिताते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समुद्र की ओर चले जाते हैं और अपना वयस्क जीवन खारे पानी में गुजारते हैं, जहां शायद उन्हें ज्यादा भोजन मिलता है। फिर जब वो खुद प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं तो वापस उन्हीं मीठे पानी की नदियों का रुख करते हैं। ये चक्र चलता रहता है। सैल्मन मछली भी तो ऐसे ही करती है शायद। बिल्कुल, सैल्मन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एनाड्रोमस मछली है। हिल्सा भी उसी श्रेणी में आती है। ये उनके जीवन का एक अविश्वसनीय और बहुत जरूरी हिस्सा है। वाह, ये तो कमाल का जीवन चक्र है। समुद्र से नदियों तक का इतना लंबा सफर सिर्फ प्रजनन के लिए। प्रकृति वाकई अद्भुत है। अच्छा, इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? मतलब इतनी ज्यादा मांग है तो क्या ये खतरे में है? फिलहाल IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अनुसार हिल्सा लीस्ट कंसर्न श्रेणी में है, यानी कम चिंताजनक। लेकिन हाँ, बढ़ती मांग, ओवरफिशिंग और नदियों पर जो बांध बन रहे हैं उनसे इसके भविष्य पर चिंताएं जरूर हैं, क्योंकि बांध इनके प्रवास के रास्ते में रुकावट डालते हैं। ये तो है। बांग्लादेश दुनिया के कुल हिल्सा उत्पादन का करीब 70-75% हिस्सा पैदा करता है। ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ी है कि इसकी राष्ट्रीय मछली स्थिति बांग्लादेश की पर CDS परीक्षा में 2020 में सवाल भी पूछा गया था। सच में, रक्षा सेवा की परीक्षा में हिल्सा पर सवाल। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक मछली जीव विज्ञान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सबको जोड़ सकती है। अद्भुत। तो हमने खगोल विज्ञान देखा, इतिहास को रेदा, भू राजनीति समझी और एक मछली के अनोखे जीवन को जाना। अब अंत में एक ऐसे अभियान की बात करते हैं जो साहस, संकल्प और महिला शक्ति का प्रतीक है, समुद्र प्रदक्षिणा। जी हाँ, समुद्र प्रदक्षिणा मतलब पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाना। ये कोई आसान काम नहीं है, जाहिर है। इससे पहले भी भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने ये कारनामा करके दिखाया है। शायद आपको याद हो, INSV तारिणी पर नाविक सागर परिक्रमा अभियान हुआ था 2017-18 में। हाँ, याद है, काफी चर्चा हुई थी। और फिर 2023 में भी 6 महिला अधिकारियों ने एक और सफल परिक्रमा पूरी की थी। लेकिन ये सभी अभियान केवल नौसेना की महिला अधिकारियों के थे, नेवी के। तो 2025 का ये संस्करण, ये कैसे अलग है? 2025 का संस्करण इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि तीनों सेनाओं यानी भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों की महिला अधिकारी मिलकर दुनिया की समुद्री परिक्रमा कर रही हैं। तीनों सेनाओं की एक साथ? हाँ, ये एक त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विस महिला अभियान है। इस बहुत ही चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए तीनों सेनाओं से कुल 10 महिला अधिकारियों को चुना गया है और वे अपनी यात्रा पर निकल चुकी हैं। ये तो वाकई अभूतपूर्व है। तीनों सेनाओं की महिलाएं एक साथ दुनिया का चक्कर लगाने के मिशन पर। क्या बात है। ये यात्रा कहां-कहां से होकर गुजरेगी? इसका रूट क्या है? ये एक क्लासिक समुद्री परिक्रमा मार्ग है जो बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यात्रा भारत से शुरू होकर हिंद महासागर पार करेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम कोने पर जो केप लीविन है उसे पार करेगी। इसके बाद प्रशांत महासागर का लंबा सफर तय करके दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर जो खतरनाक केप हॉर्न है वहां पहुंचेगी। उसे पार करना नाविकों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। आज सुना है केप हॉर्न के बारे में, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। फिर अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके वापस हिंद महासागर में आएंगी और भारत लौटेंगी। ये एक बहुत ही कठिन और प्रतिष्ठित रूट है। वाकई बहुत हिम्मत का काम है। निश्चित रूप से। और ये अभियान सिर्फ एक एडवेंचर या रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भर नहीं है। ये नारी शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। और साथ ही ये तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल, समन्वय और अंतर सेवा सहयोग मतलब इंटर सर्विस कोऑपरेशन का भी एक शानदार उदाहरण है।
हाँ, ये भी एक अहम बात है। बिल्कुल, ये भविष्य के एकीकृत सैन्य अभियानों के लिए भी एक बहुत सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल, ये उन सभी लड़के और महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सेवाओं को तोड़कर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। तो आज हमने वाकई कई अलग अलग दुनियाओं की सैर की, है ना? लाल चांद के पीछे का विज्ञान समझा, एक सदी पुराने सामाजिक आंदोलन की विरासत को जाना, वैश्विक तेल व्यापार की पहेली को सुलझाने की कोशिश की, हिल्सा मछली के उस असाधारण जीवन चक्र को देखा और एक ऐतिहासिक समुद्री अभियान की शुरुआत का जश्न मनाया। इन सब अलग अलग कहानियों से हमें क्या समझ आता है? शायद यही कि जानकारी हासिल करने और दुनिया को समझने के कितने विविध और रोमांचक रास्ते हो सकते हैं। विज्ञान, इतिहास, वर्तमान घटनाएं, प्रकृति, हर जगह कुछ न कुछ सीखने और हैरान होने के लिए से उभरता है, मुझे लगता है, जो इन सभी विविध विषयों को कहीं न कहीं जोड़ता है। हमने देखा कि कैसे वायुमंडलीय भौतिकी, वो रैले स्कैटरिंग, हमारे आसमान का रंग तय करती है, जो हमें कितना स्थिर लगता है, पर असल में वो प्रकाश और हवा के गतिशील इंटरैक्शन का नतीजा है। हमने देखा कि कैसे सामाजिक आंदोलन जैसे आत्मसम्मान आंदोलन उन व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं और बदलते हैं जिन्हें सदियों से शायद अपरिवर्तनीय माना जाता था। सही। हमने देखा कि कैसे वैश्विक व्यापार और भू राजनीति, वो डीजल व्यापार वाला मामला, लगातार बदलते समीकरणों का खेल है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और हमने देखा कि कैसे प्रकृति में भी हिल्सा के प्रवास जैसी जैविक प्रेरणाएं जीवन को लगातार गतिशील बनाए रखती हैं। सब कुछ गति में। हाँ, तो ये सब हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाते हैं। जिन व्यवस्थाओं, पैटर्न या नियमों को हम अक्सर स्थिर मान लेते हैं, स्थायी मान लेते हैं या शायद स्वाभाविक मान लेते हैं, चाहे वो आसमान का रंग हो, समाज की बनावट हो, व्यापार के रास्ते हों या जीवों का व्यवहार हो, वो वास्तव में कितनी गतिशील है, कितनी परिवर्तनशील है और कितनी मानव निर्मित या प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। और अगर हम इस छिपी हुई गतिशीलता को पहचान ले, तो क्या दुनिया को देखने और समझने का हमारा नजरिया और गहरा नहीं हो जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। स्थिरता एक भ्रम है शायद। खैर, हमेशा की तरह अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अलविदा।